दोस्तों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आ रहे हैं 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, टॉप रैंक पाओ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 12 ज्योग्राफी का वार्षिक परीक्षा का पेपर जो आपका 4 अप्रैल को पेपर होगा, उसके लिए पूरा का पूरा पेपर मैं आपको दे रहा हूँ। इसकी खास बात आप देख सकते हो कि ए ब श द वाले प्रश्न है जो हमारी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। खालिस्तान वाले प्रश्न है, ये भी हमारी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर लघुत्रात्मक प्रश्न है जैसे एक शब्द वाले, वो भी पूछे जाएंगे। और बड़े छोटे सारे क्वेश्चन हैं इसमें, लेकिन इससे भी एक विशेष बात यह है कि ये उत्तर सहित है। जैसे ये ए ब श द वाले हैं, ये भी उत्तर सहित है, और खालिस्तान वाला उत्तर सहित है, 1 लाइनर उत्तर सहित है, बड़े प्रश्न उत्तर सहित हैं, सभी पाठों के हैं। अब आपका जो 4 अप्रैल को जो पेपर हो रहा है हमारा 56 नंबर का, 2 घंटे 45 मिनट इसका टाइम रहेगा। वार्षिक परीक्षा का पेपर है, ये चीज़ें आपको पता है, पेपर के निर्देश आपको पता है, सारी चीज़ आपको पता है। लेकिन अब प्रश्न पत्र कौन सा होगा वो चीज़ हम देखें, और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसमें से 101% पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसमें सही उत्तर है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। सही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसमें संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, तो सैन्य भूगोल नहीं है, ठीक है। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानव भूगोल के जनक कौन है? तो मानव भूगोल के जनक रेडजेल हैं, बी ऑप्शन सही है, रेडजेल है। कौन है? रेडजेल है। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध है तो किससे है? सामाजिक कल्याण से है। किससे है? सामाजिक कल्याण से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन सा है? तो मानव बुद्धिमत्ता इसमें सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसमें मात्रात्मक क्रांति ये नहीं है, क्षेत्रीय विभिन्नता है, स्थानिक संगठन है, और अन्वेषण और वर्णन है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान दें इसको। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, इस प्रकार आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को कहा जाता है। क्या कहा गया? खालिस्तान वाला प्रश्न है, क्या कहा गया? तो इसमें आएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या आएगा साथियों? पर्यावरणीय निश्चयवाद। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय दशक में हुआ। कौन से दशक में? 1990 के दशक में। क्या आ जाएगा इसमें? 1990 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजनीतिक भूगोल के खालिस्तान व उप क्षेत्र हैं। तो देखो, राजनीतिक भूगोल के निर्वाचन भूगोल व सैन्य भूगोल उप क्षेत्र हैं। पहले में आ जाएगा निर्वाचन भूगोल, दूसरे में आ जाएगा सैन्य भूगोल। नेक्स्ट है आमूलवादी विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए खालिस्तान के सिद्धांत का उपयोग किया गया। तो कौन से सिद्धांत के? मार्क्स के सिद्धांत के, ठीक है। इसमें आ जाएगा मार्क्स के सिद्धांत के। अब देखो, लघुतरात्मक प्रश्न भी आप देखें, ध्यान से देखना है इस प्रश्न पत्र को कि रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो क्या लिखोगे आप कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। मानव भूगोल की परिभाषा हो गई। फिर एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो मानव भूगोल एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैंपल मानव भूगोल की परिभाषा किस प्रकार से दी है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं?
महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं। तो आरंभिक अवस्थाओं में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होकर प्रकृति के आदेशों अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसी आदिम समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अनन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। एक दो बार पढ़ोगे आपके याद हो जाएगा। अब देखो संभववाद। संभववाद क्या है, इसके जनक कौन है। तो मानव समाज और सांस्कृतिक विकास के साथ अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं, दूसरे प्रकृति अवसर प्रदान करते हैं, मानव इसका उपयोग करता है, धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, इसे ही संभववाद नाम दिया गया। संभववाद के जनक पॉल विडाल डी लावलांस है। ठीक है। नवनिश्चयवाद क्या है, ये संकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो इसके अनुसार न पर्यावरणीय निश्चयवाद की दशा है, न ही संभववाद की दशा है। इसका कार्य प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये संकल्पना किसने दी, ग्रिफिथ टेलर ने दी। नेक्स्ट सामाजिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल, ये हो जाएगा। आर्थिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल और पर्यटन भूगोल। समझ गए आप। अब हमारे 2 के पार्ट से परीक्षा में आने वाले प्रश्न कौन से हैं। पूरी बुक को मैं आपको 2-3 वीडियो में दे दूंगा, तो ध्यान से इनको देख लेना। आपको सभी वीडियो आपको देखने हैं। फिर देखो, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। सही ऑप्शन अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो इसमें हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो सिंगापुर है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। उद्योगों की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा प्रदेश सघन बसा हुआ है। कौन सा, जापान का कोबे ओसाका शहर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ष का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा, शैक्षिक सुविधाएं, महामारियां, तो ये नहीं है ना। सही ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब होने में कितना समय लगा। 5 अरब से 6 अरब 12 वर्ष लगे। ठीक है। विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है। कितने, 10%। अब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एवं देश कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप चीन देश है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक जनसंख्या का क्या कारण है। तो सुखद जलवायु। अफ्रीका की कंटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी की जनसंख्या सघन क्यों है। क्यों, यहाँ तांबा खनन के उत्पन्न रोजगार के कारण यहाँ जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं कि किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान बचे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन की संख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है, ये आपको बताना है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है। तो वास्तविक जनसंख्या वृद्धि बराबर जनसंख्या मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये लिख देना आपको। आप्रवास किसे कहते हैं कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर आते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं, और उत्प्रवास इसका उल्टा हो जाएगा। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसे उत्प्रवासी कहते हैं। आना ये अप्रवासी हो गया, जाना ये उत्प्रवासी हो गया। जनसंख्या के प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं। जनसंख्या के प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं। तो बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदा, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये हो जाएगा। जनसंख्या के अपकर्ष कारक कौन कौन से हैं। तो काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशा, शांति और स्थायित्व, जीवन की संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, ये लिखते हैं आपको। विश्व की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर 2010 से 15 में कितनी है। तो 1.2% है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र, इसके स्टार लगा लीजिए आप, इसके आपको स्टार लगा लेना है कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। पक्का पूछा जाएगा ये, इसके आप स्टार लगा लीजिए। जनसंख्या घनत्व का सूत्र आपको याद करना है। अब देखो, निबंधात्मक प्रश्न आपको किस प्रकार से कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आप लिखोगे भौगोलिक कारक। ठीक है। भौगोलिक कारक में लिखोगे जल की उपलब्धता,
अब जल की उपलब्धता में कि जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों, नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व में सबसे सघन क्षेत्र बसे हुए हैं। भू आकृति कि लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने की वरीयता देते हैं। इसका कारण ये है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम में पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। उसके बाद जलवायु। अब जलवायु में क्या लिखोगे कि अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें से अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए हैं। फिर आपको लिखना मृदाएं। तो उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश अधिक लोग यहाँ निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। फिर आर्थिक कारक में क्या लिखोगे आप? आर्थिक कारक में लिखोगे आप खनिज लिखोगे। तो खनिज में क्या लिखोगे कि खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं। अतः कुशल और अर्ध कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कंटगा, जाम्बिया, तंबा पेटी तथा इसका उदाहरण है। नगरीकरण में क्या लिखोगे कि नए रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षिक, चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन एवं संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं, ये आपको लिख देना। औद्योगिकरण, ये आपको लिखना औद्योगिकरण। तो औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। इनमें केवल कारखानों के ही श्रमिक नहीं होते, बल्कि परिवहन के परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवा उपलब्ध कराने वाले होते हैं। जापान का कोबे, ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण कि कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग इन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ सामाजिक राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चल जाने के लिए प्रोत्साहन ये देती है। अब जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। अब इसका आप देखो महत्वपूर्ण, मैं आपको ये पेपर दे रहा हूँ। अब इसमें आपको लिखना है, देखो आप इसको अपनी बुक में टिक मार करके वहाँ से भी आप पढ़ लें इस प्रश्न को, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये देखो प्रथम अवस्था, 3 अवस्थाएं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, ये आपको इसमें डायग्राम बना देना है। ये कुछ मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं 2 पार्ट के, मतलब मैं 5-7 वीडियो में मैं पूरे इस ज्योग्राफी को कवर कर दूंगा। तो आप ध्यान से देखें, प्रत्येक सब्जेक्ट को मैं इसे लेकर आ रहा हूँ जल्द से जल्द। तो इन वीडियो को सभी को देखना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल के साथ में आप जुड़े रहें। फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।